हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। इस चैप्टर की जो बीए थर्ड सेम सेकंड ईयर का हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसका जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है, चैप्टर सेकंड के हमने एक पार्ट वन है जिसमें मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया था और उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, माय फेवरेट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप समझते हो इस टॉपिक को अच्छे से, और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बताऊं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, 11th हो, 12th हो, बीए हो, फर्स्ट हो ईयर हो, सेकंड ईयर हो, तो जो पॉलिटिकल साइंस का मैटर भी इसमें इन्वॉल्व होता है और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है और पॉल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें ये मतलब कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमें कुछ ना कुछ टॉपिक तो सेम मिलते ही इनसे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस का कुछ ना कुछ टॉपिक तो मिलता ही है ज़रूरी, और पोल में भी सेम ऐसा ही होता है, और दोनों है बिल्कुल, इनमें क्लोज रिलेशनशिप है। देखो, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। कैसे है? इन द अर्लियर टाइम इकोनॉमिक्स वॉज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है, समझ जाना। ठीक है, तो मतलब पहले समय क्या होता था, जो इकोनॉमिक्स को किसका पार्ट माना जाता, इकोनॉमिक्स नहीं माना जाता, तो किस उसे इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाता था पहले, उसे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट माना जाता था, और जिसे हम क्या कहते थे, इकोनॉमिक्स नहीं, क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्लोज रिलेशन है इन दोनों में। ठीक है, तो इजी है, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसा हम पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इंजॉय करके पढ़ते हो तो समझ आएगा। लाइक कर देना मेरी वीडियोस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये मान के चलो आप, It was only in 18th century that Adam Smith who made economics as an independent subject। तो इकोनॉमिक्स के जो फादर कौन है, एडम स्मिथ। याद रखना, ये पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। एडम स्मिथ हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मेड किया है 18th सेंचुरी में। ठीक है, नहीं तो ये पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी बोली जाती थी और इसे इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता था, उससे पहले इसे एक कोई ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। और अब देखते हैं हम कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स डील करती है कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन करने में, विद ईट्स एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज करने में, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। तो सिंपली यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमिक्स डील करती है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सचेंज सिस्टम से, एंड कंजप्शन से। यही तो होती है हमारी इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स इट। यही हो जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अनएंडिंग फ्लो होता है तीन चीज़ों का, जो कभी नहीं रुकती। क्या होती हैं वो तीन चीज़ें? तीन चीज़ें होती हैं। एक सर्कुलर फ्लो होता है इकोनॉमिक्स में। तो क्या? सर्कल की तरह घूमता है। मतलब होता क्या है, जैसे तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन लेवल, जो कभी नहीं रुकता, प्रोडक्शन होना गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सपेंडिचर नहीं रुकता कभी भी, और इनकम जनरेशन कभी नहीं रुकती। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होती जाती हैं, कभी रुकता नहीं है वो चीज़। ठीक है, अगर कंजप्शन हमारी ज़ीरो होगी ना, सॉरी, अगर हमारी इनकम ज़ीरो होगी तब भी हम कंजप्शन करेंगे। ठीक है, 1% भी, तो कभी नहीं रुकती एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा। ये ये होता है इकोनॉमिक्स, जो सर्कुलर फ्लो होता है, जो कभी स्टॉप नहीं होती, ये तीन चीज़ें। ठीक है, तो समझ गए होगे इकोनॉमिक्स डील किससे करती है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सारी चीज़ें।
इनसे डील करती है। विल बीइंग एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब मतलब ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हुई तो ये क्या थी, बहुत ही क्लोज हो चुकी है फिर अब ये मतलब ईच अदर बिल्कुल सेम हो चुकी है, कहने के बाद सेम लगती है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला पॉइंट आप बनाओगे कि मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का, तो सेम वही लिखना आपको कि ये डील करती है कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज, ईटीसी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में जब मैंने उसका पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का जब करवाया था रिलेशनशिप, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देखो जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस बता रखी है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस होती है जो केवल ह्यूमन लाइफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से डील करती हो, और इकोनॉमिक्स वो हो जाएंगी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करे। सिंपली ख़त्म, और कुछ है ही नहीं। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स। मतलब पॉलिटिकल साइंस ने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को दिया क्या है, क्या हेल्प करी है उसने, क्या क्या इकोनॉमिक्स में पाया जाता है पॉलिटिकल साइंस का कुछ मैटर। ये है फॉलोइंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स। क्या क्या चीज़ें हैं अब वो पढ़ेंगे। आप पढ़ते हैं कि क्या क्या उसने पॉलिटिकल साइंस ने इकोनॉमिक्स को दिया, पॉल ने इको को दिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि मतलब कि पॉल ने इको को दिया क्या है। अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। ये नेसेसरी है, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, बढ़ानी है, तो जो गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वही होती है, वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इन द कंट्रीज हैविंग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी द पेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो। मतलब जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है जिन कंट्री में, उनमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो वेरी स्लो होती है। और फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ नेसेसरी। और अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ज़रूरी है। यूरोपियन कंट्रीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, और यूरोपियन कंट्रीज़ इसका एग्जाम्पल है। तो मेनली यही बात की, अगर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होती है, होती ही नहीं, अनस्टेबल होती है गवर्नमेंट, उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना बहुत स्लो है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और उसका एग्जाम्पल है यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं अब, स्टेट फॉर्मुलेट्स रेगुलेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब देखो इसको मतलब कि हर सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से रिलेट करके चलो, समझ के चलो। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पॉल ने क्या दिया है पॉलिटिकल साइंस ने इकोनॉमिक्स को। तो सबसे पहला था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक तो ये थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए भाई। दूसरा, स्टेट ही क्या करती है, इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ होती है उनको संभालती है, उन्हीं उनको रेगुलेट करती है। तो एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो समझ के चलो उन चीज़ों को। अगर ये पॉइंट है तो इससे रिलेटेड आप क्या क्या पॉइंट्स उसमें बना सकते हो, वो चीज़ें लेके चलो। और यहाँ तो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम अपनी लाइफ से रिलेट करके चलते हैं। तो यहाँ तो जो ये क्वेश्चन है ये रिलेट करके ही चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर मेड टू रेगुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, जैसे सच एस टैक्सेशन पॉलिसी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, बैंक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं टू रेगुलेट इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों बनाई जाती हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ का, उस कंट्री का, वो रेगुलेट्स हो सके, मैनेज हो सके, अच्छे तरह से चल सके। जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो गई, ठीक है, बैंक पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ होगी। ये मतलब रेगुलेट हो सके, अच्छे से काम कर सके, इसीलिए ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। और वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, स्टेट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, बनाई जाती है। ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर मेड बाय द स्टेट।
समझे? ये जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है वो बनाती कौन है? स्टेट ही तो बनाती है। सिंपली ये एक पॉलिटिकल साइंस का हो गया भाई, ये चीज़ भी उसने दी है। दूसरा होता है, तीसरा पॉइंट हमारे पास, स्टेट इन्फोर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। क्या करती है? मतलब केवल वो बनाती ही नहीं है, केवल उसका काम बनाना ही नहीं है, बट उनको मैनेज करना भी होता है। ठीक है, द स्टेट नॉट ओनली मेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट इट इन्फोर्स दीज ऑल्सो, मतलब इन्फोर्स भी करती है, इनको मदद भी करती है लागू होने में। द स्टेट हैज़ सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, टू get its well informed, and in case any organization of an individual do not obey, he can be punished by the state। मतलब यही बात कही गई है कि जो स्टेट होती केवल बनाती नहीं है पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, बल्कि क्या करती है, उनको इन्फोर्स भी करती है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। कोई अगर उनकी बात नहीं मानेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगल और देम फॉर एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द स्टेट विल ओबे द पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी वहाँ पर रहता, उस स्टेट में रहता, तो उसे इन सभी पॉलिसीज़ को मानना होगा स्टेट की। ठीक है, ये हो गई। तो देखो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं कि पॉल ने इको को क्या दिया है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेट क्या करती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है। स्टेट केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाती बल्कि उनको इन्फोर्स भी करती है। उनको मतलब कि पीपल उन ओबे मतलब उन ऑर्डर्स को माने, उनको मतलब उनके लिए भी रूल्स बनाती है। अगर नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फोर्स करने में भी मदद करती है। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं अब हमारे। अब फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इज लेड डाउन बाय द स्टेट। जो इकोनॉमिक सिस्टम है कि कैसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, वो स्टेट ही डिसाइड करती है। टुडे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आपको पता है बहुत सारे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आपने पढ़ भी रखे होंगे इन द वर्ल्ड। जैसे कैपिटलिस्ट हो गया, जिसमें केवल जो मतलब स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती है ना, यूएसए में है ये। और आता है सोशलिस्ट, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। मिक्स्ड में होता है, ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, ये तो आपने पढ़ रखे होंगे। द स्टेट डिसाइड विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ टू बी अडोप्टेड एंड इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि मतलब स्टेट क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडोप्ट करना है इन तीनों में से। ठीक है, और वही वो क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉल ने ये भी दिया है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकल होता है। ठीक है, जैसे आप देखें, जैसे कोई भी डिस्प्यूट होने लग जाए, लेबर का डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं। इंक्रीज़ इन द वेजेस, सैलरी, बेटरमेंट ऑफ सर्विसेज कंडीशन, इंक्रीज़ इन द प्राइस। अगर प्राइस में इंक्रीज़ हो जाए तब भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इकोनॉमिक डिस्प्यूट, उनका सॉल्यूशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का। टुडे दे आर पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज लेबर डिस्प्यूट हो जाए, इंक्रीज इन द वेजेस एंड सैलरीज, बेटरमेंट ऑफ सर्विसेज conditions, increase in price, unemployment, etc. All such dispute are solved through the political process, which is the subject matter of political science। समझ आ गया होगा मुझे तो भाई, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग से करवा रही हूँ आपको, बस आपको समझ आ जाए इतना हो जाए। ठीक है, बट आप लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरी वीडियोस को। देखो अब 6th पॉइंट है, देखो इसे समझ के चलो। आज हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स की, है ना। तो मैंने पॉइंट्स बता दिए कि अगर कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए तो स्टेट क्या होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट ही क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है। वो केवल बनाती ही नहीं है, इनको इन्फोर्स भी करती है, लागू करवाने में मदद भी करती है।
दूसरा, अगर कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट होगा उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी होता है। तो इससे रिलेट करके चलना है आपको, समझ के चलना है, ना कि रट्टाफिकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट ही क्या करती है, कंजप्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनका क्या बनाती है, रूल बनाती है। ठीक है, स्टेट ही करती है मेनली, जो मेन हो जाती है। तो स्टेट क्या है, मेक्स रूल अबाउट कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इन मैटर ऑफ कंजप्शन द स्टेट इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द स्टेट गेट सफिशेंट फूड टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर कंजप्शन की अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट आज के समय पे ये करती है कि हर जो व्यक्ति है, हर जो इंडिविजुअल, उसे उसको मतलब कि उस स्टेट में रह रहा है तो गेट सफिशेंट फूड, उसे सफिशेंट फूड मिलना चाहिए कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके। ठीक है। आज तो पता है कि मतलब आज के समय क्या हो रहा है कि जो पीपल अपनी डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, लेकिन वो किसके सुपरविज़न में होते, किसके अंडर होते, स्टेट के ही अंडर होते हैं। ये मैंने करवा रखी है, आप मेरी इसकी फर्स्ट वीडियोस देखना, उसमें अच्छे से करवा रखा है। ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देखो कंजप्शन हो गया, आप आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और सॉरी डिमांड एंड सप्लाई का मैटर आएगा अब। ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द स्टेट मेक्स रूल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर देखो भाई सप्लाई कम है, ओबियसली अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मतलब एक मेंटेनेंस करके रखती है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखे। तो जो सब डिमांड और सप्लाई में भी क्या करके रखती है, बैलेंस कर क्रिएट करके रखती है। ना ही तो सप्लाई को कम होने देती है और ना ही बढ़ने देती है, और ना ही डिमांड को कम होने देती है, ना ही बढ़ने देती है। एक बैलेंस इक्वल रखती है, बैलेंस रखती है। ठीक है। और इक्वल रखना भी किसका काम है, स्टेट का ही काम है। यहाँ पर कोई इकोनॉमिक वो नहीं होगा, ये स्टेट का काम है कि स्टेट जो हमारी डिमांड और सप्लाई है उसे मेंटेन करके रखें। ठीक है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ थी, मतलब आपको पॉइंट से ही समझ आ जाना चाहिए कि बात क्या होगी, इसमें आपको लिखना क्या है। अब आता है कि स्टेट रेगुलेट करती है प्रोडक्शन, कि भाई कितना प्रोडक्शन होना है, बेफालतू का प्रोडक्शन करके तो नहीं रख देंगे, एक मेंटेन होना चाहिए कि इतना प्रोडक्शन करना है, इतना नहीं करना है। ठीक है। द स्टेट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑल्सो, द स्टेट इंश्योर डैट गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, है ना, कि मतलब कि डिमांड तो उस प्रोडक्ट की है नहीं और प्रोडक्शन आप कर देते हो बहुत सारा, तो फ़ायदा क्या होगा, वेस्ट ही जाएगी वो चीज़। तो प्रोडक्शन भी उतना करना जिससे जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना, मैटर ये कह रहा है। तो स्टेट रेगुलेट करती है कि प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, एक गुड्स के जो भी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे जो डिमांड है, जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रोडक्शन भी। ठीक है। इन केस द प्रोडक्शन इज़ लेस देन द डिमांड, अगर देखो प्रोडक्शन कम है डिमांड से, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन कम है, ये एक केस लिया इन्होंने, देन द कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी विल परसीव एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज। मतलब फिर क्या हो जाएगा, अगर देखो सप्लाई कम है, यहाँ पर प्रोडक्शन मतलब सप्लाई, अगर प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, ये प्राइस ओबियसली बढ़ा देंगे, है ना, बढ़ा ही देंगे। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और डिमांड क्या हो, कम हो, तो प्राइस हमेशा कम होगा। ठीक है, समझे, यही चीज़ें हैं, केस लेके चल रहा है। तो यहाँ पर इनको मेंटेन स्टेट ही क्या करती है, उसे रेगुलेट करती है, प्रोडक्शन को भी, डिमांड को भी और सप्लाई को भी मेंटेन करके। किसका काम है मेंटेन करना, स्टेट का काम है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट आएगी जो हर चीज़ को रेगुलेट करेगी। और मैंने बताया इकोनॉमिक्स में तीन चार चीज़ें होती है, कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है, प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंजप्शन डिमांड हो गई हमारी, प्रोडक्शन सप्लाई होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेट को ही मेंटेन करनी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि इन द केस द प्रोडक्शन इज़ लेस देन द डिमांड, ये आपने पढ़ लिया। तो प्राइस क्या हो जाएगा गुड्स का, वो बढ़ जाएगा। बट इन द केस ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर देन द डिमांड, इन्होंने कह दिया अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से, डिमांड कम है, द प्राइस विल कम डाउन। तो जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओबियसली बात तो मैंने ये आपको बता ही दिया था।
सो द स्टेट इंश्योर प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड प्रोडक्शन। तो वो क्या करती है, जो हमारी सप्लाई होती है और जो डिमांड, उसमें भी करती है प्रॉपर बैलेंस, और प्रोडक्शन और डिमांड में भी एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके रखती है। और वही प्रोडक्शन करती है, उसी गुड्स का प्रोडक्शन करती है जो कि डिमांड के अकॉर्डिंग हो, जिसकी डिमांड हो। जिसकी डिमांड नहीं होगी उसका प्रोडक्शन करके वेस्ट ही होगा सब कुछ। ठीक है, फिर हमारा आता थर्ड पॉइंट क्या है। अब आपने ये पढ़ लिया कि पॉलिटिकल साइंस ने इकोनॉमिक्स को क्या दिया है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तीन ही चीज़ थी, वही अच्छे से हैं। ठीक है, कि प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिमांड है, कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी पे रूल क्रिएट करती है स्टेट। मतलब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो स्टेट ही क्या करती है, लॉज को ओबे करवाने में मदद करती है, लॉ को बनाती ही वही है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होती है। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी हमें जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अब आता है कि इकोनॉमिक्स ने क्या दिया पॉलिटिकल साइंस को। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स शॉर्ट फॉर्म है इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स हेल्प्स पॉलिटिकल साइंस इन द फॉलोइंग वे। उसने मतलब इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे तरह से मदद की है पॉलिटिकल साइंस की। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी गिव बर्थ टू रिवोल्यूशंस। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो वो क्या देगी, जन्म देगी रिवोल्यूशंस को। कैसे? द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी found in the society give birth to revolution. The basic reason responsible for French Revolution, Russian Revolution and Chinese Revolution, इनका सभी जो जितने भी रिवोल्यूशन उनका बेसिक जो कारण है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो अगर आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाए रखना है तो मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में तो ये ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी होगी तो वो रिवोल्यूशन क्रांति को क्या देगी, बढ़ावा देगी, बर्थ देगी। जैसे कि फ्रांस हो गया, चाइनीज़ हो गया, रशियन रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आता हमारे पास सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उभर कर आ रही हैं, ठीक है, वो क्यों आ रही हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण आ रही हैं। जैसे कि देखो, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म etc आर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके कारण आ रही है लिबरलिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उभर कर आ रही है। ठीक है, लिबरलिज्म गिव बर्थ टू कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म ने किसे बर्थ दी, मतलब किसे बढ़ावा दिया, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। उसका कारण, उससे क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, ऑफ द एक्सप्लॉयटेशंस मेड बाय द कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म। तो क्या वो एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, किस कौन करने लगा, कैपिटलिज्म करने लगे, कम्युनलिज्म सोशलिज्म करने लगे, जिससे केम इनटू एग्जाम्पल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। ठीक है, तो सिंपली ये बढ़ावा देती, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को क्या करती है, बढ़ावा देती है, जिससे क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। देन थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक सिस्टम हो वो इफेक्ट डालता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो जाती। कैसे? द इकोनॉमिक सिस्टम इन द स्टेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन USA there is a capitalist economy order because of which the people enjoy the right of economic competition and free trade। है ना, जो मतलब USA में क्या है, कैपिटलिस्ट है, जहाँ पर कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर पीपल अपना खुद क्या करते हैं, इंजॉय करते, फ्री ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक कंपटीशन है। बट इन चाइना, चाइना में क्या है, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी order as a result of which right to property of the people is quite limited। तो मतलब जिससे क्या होती है, जैसे USA में तो क्या है, कैपिटलिस्ट है, जिससे क्या हो जाता है, हर पीपल
को राइट है वो फ्री इंजॉय कर सकता है अपने राइट्स को, ठीक है, जैसे वो चाहे, और फ्री ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो चाइना है, चाइना में क्या है, सोशलिस्ट है। चाइना में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है, जिसके कारण गवर्नमेंट का रोल चलता है और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड ही है पीपल्स के पास, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास, यहाँ गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। फिर आता हमारे पास कि जो फोर्थ पॉइंट है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव इज़ मेड फॉर द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक्स प्रोस्पेसिटी होती है इज़ मस्ट बी फॉर सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं सक्सेस देती है गवर्नमेंट, सॉरी डेमोक्रेसी को। टुडे डेमोक्रेसी इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी है आज के समय तो वो एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है। डेमोक्रेसी ज़रूरी है किसी भी उसमें कंट्री में, बट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव इज़ आ मस्ट, यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, तो ज़रूरी है। इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी, प्रोस्पेरिटी है जो, वो भी ज़रूरी है अगर हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। इकोनॉमिकली डेवलप्ड पीपल टेक एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो डेवलप्ड पीपल होते हैं, इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड होते हैं, फाइनेंशियली जो डेवलप्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, राजनीतिज एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये इनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं। बट एंड इट इज़ एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक को डेवलप्ड होना पड़ेगा, ठीक है, और वो किससे होंगे, इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव से जो होती है वो ज़रूरी है। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डेवलप्ड होनी चाहिए। वी नो मैनी फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड वन ऑफ इज़ द इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर करेंगे तो स्टेट भी डेवलप्ड होगी। अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मतलब वेलफेयर होगा पीपल्स का, तो जिससे, अगर देखो आज स्टेट ये मानती है अगर स्टेट का डेवलप्ड करना है तो वो किस पर लाई करेगा, पीपल्स के डेवलपमेंट। अगर पीपल का डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टेट डेवलप्ड है, तो सबसे पहले स्टेट का डेवलप्ड होना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स वेलफेयर होगा पीपल का तो स्टेट अपने आप डेवलप्ड हो जाएगी। सिंपली रिलेट करके चलो, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आ सकता है 2 मार्क्स में, तो आ ही सकता है कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ। तो सिंपली आपको पता है क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द बोथ, बट वी फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बट कुछ हमने फॉलोइंग जो डिफरेंस है क्रिएट किया है, तो मैं वैसे बता देती हूँ, आप नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट है उनके सब्जेक्ट मैटर। जो उनका सब्जेक्ट मैटर है उनमें डिफरेंस क्रिएट किया हमने। कैसे क्रिएट किया है, जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट क्या है, एक साइंस है स्टेट की, जिसमें हम स्टेट एंड गवर्नमेंट उनका सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें हम, अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो स्टेट प्लस जो गवर्नमेंट को पढ़ लेंगे, तो हमने क्या कर लिया, पूरी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लिया, यही बात है। और जो मतलब कि इसमें हम जो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के, वो इंक्लूड करते हैं, कन्फर्म है। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये साइंस होती है वेल्थ की, जिसमें हम केवल स्टडी करते हैं प्रोडक्शन से, कंजप्शन से, एक्सचेंज से और डिस्ट्रीब्यूशन से। यही बताई थी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज सिस्टम, यही था। तो ये इससे डील करती है, लेकिन ये स्टेट एंड गवर्नमेंट को, ये साइंस देखो पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये साइंस है स्टेट एंड गवर्नमेंट की, ये साइंस है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर की, बात ख़त्म, और कुछ है ही नहीं, ठीक है।
और जो अब सेकंड पॉइंट है कि जो इनका मेथड ऑफ स्टडी, तरीका है स्टडी करने का, वो अलग है। उसमें हमने डिफरेंस क्रिएट किया। कैसे अलग है, क्या तरीका है स्टडी करने का? तो हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए हम डील करते हैं स्टैटिस्टिक्स, बता रखी होंगी, स्टैटिस्टिक्स से डील करते हैं, ठीक है। और जो फैक्ट्स होते हैं उनसे डील करते हैं, बताई होंगी, ठीक है। और करेक्ट करते हैं उस रिज़ल्ट को करेक्ट करते हैं, कैन बी ट्रू। बट पॉलिटिक साइंस में हम क्या करते हैं, केवल डील करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स से, जिसमें पॉलिटिकल बिहेवियर, मैन का पॉलिटिकल बिहेवियर, गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ लो बस, क्योंकि अब समझ आएगा तभी आगे काम चलेगा। अब हम डिटेल्ड में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन देयर सब्जेक्ट मैटर। इनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें डिफरेंस मैंने अच्छे से बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है जो स्टेट एंड गवर्नमेंट से डील करती है, और जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, जो साइंस है वेल्थ की, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इनसे डील करती है। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हो जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के। अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब सेकंड पॉइंट वो भी मैंने अच्छे से बता दिया, डिफरेंस इन द मेथड्स ऑफ स्टडी, जो तरीका इनका स्टडी करने का। देखो देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अबाउट द मेथड ऑफ स्टडी। जो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड करेक्ट रिजल्ट कैन बी ड्रोन। इन कंपेरिजन टू इट पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड या डील्स विद पॉलिटिकल इवेंट्स ओनली एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन एंड गवर्नमेंट इन इट्स काइंड। आपको इससे समझ आया होगा कि दोनों जो पॉलिटिकल साइंस और साइंस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस में भी जो मैन से रिलेटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी उससे डील करती है, और जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है, प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो, मैन से ही रिलेटेड है। तो ह्यूमन से ही रिलेटेड है सब कुछ, ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, दोनों रिलेट करती है मैन से। समझे ये बात? अब आता तीसरा पॉइंट है डिफरेंस रिगार्डिंग नेचर। इनका जो नेचर है सेम वही बात है कि इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अब फिजिकल साइंस है जो डील करती है फिजिकल जो भी गुड्स हो जाते हैं, गुड्स के बारे में ही होता है ये। जैसे कि लाइक वेल्थ हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो गुड्स का ही तो हो रहा है सब कुछ। तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो एक फिजिकल साइंस है और फिजिकल गुड्स से रिलेटेड होती है, डील करती है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो पता चल गया आपको। इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो साइंस होती है जो क्या करती है, फिज़िकल जो गुड्स हो जाते हैं, एक फिज़िकल साइंस है जो फिज़िकल गुड्स से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनसे। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो नॉट अ फिज़िकल साइंस, वो फिज़िकल साइंस ही है। बिकॉज क्यों, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। लेकिन इकोनॉमिक्स गुड्स से रिलेटेड थी। लेकिन गुड्स किससे रिलेटेड है, मैन से ही तो रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड तो मैन से ही है ना। ये डायरेक्टली रिलेट करता है मैन से, वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है मैन से, गुड्स के द्वारा रिलेट होती है वो। गुड्स भी तो मैन के लिए ही है, और लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस में वो डायरेक्टली रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर से, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज से, स्टेट से, इट्स एलिमेंट्स विच हैव नो डिफाइंड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। देन आता है प्रोडक्शन मेड इन इकोनॉमिक्स जनरली कम ट्रू बट नॉट इन पॉलिटिकल साइंस। मतलब प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स में होता है वो ट्रू है कि हाँ भाई जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता। कैसे, देखो इकोनॉमिक्स से जो डील करती है फिगर्स से, जो मतलब कि फैक्ट्स से, स्टैटिस्टिक्स से, और उसके लिए क्या होता है, इज़ ईजी टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन। उसके लिए क्या होता है, ईजी होता है कि एक करेक्ट जो कंक्लूजन है बाय कलेक्टिंग फिगर्स वो ड्रॉ कर सकती है, बाय कलेक्टिंग फिगर्स, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स। बट जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंसर्न करती केवल पॉलिटिकल बिहेवियर्स है एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ मैन।
विच कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है प्रोडक्शन करना, और एक करेक्ट कंक्लूजन निकालना वो क्या हो जाती है, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इन स्प्लिट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड बिकॉज क्यों, बोथ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील विद मैन, कंसर्न्ड विद मैन। मतलब दोनों क्या करती हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, रिलेट करती है मैन से। ये तो पहले ही बता दिया था कि दोनों मैन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करती है। पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन से, पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ मैन से रिलेट करती है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो डील करती है गुड्स से, लेकिन गुड्स भी तो रिलेट करते हैं। गुड्स किसके लिए बना रहे हैं, मैन के लिए ही तो प्रोडक्शन हो रहा है। कंजप्शन कौन करेंगे, मैन करेंगे। उन पर खर्चा कौन करेगा, मैन करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिलेट किससे हो रहा है, मैन से ही हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है बोथ आर डील विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोनों क्या डील करती हैं, पास्ट से। देखो पॉलिटिकल साइंस तो मैंने देखो हिस्ट्री का बताया था, वो केवल पास्ट से रिलेट करती है। लेकिन जो कि आज देखो, अगर इकोनॉमिक्स से देखो, पॉलिटिकल की तो मैंने बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया, वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों से रिलेट करती है ना। ये चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी थी। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेट करती है वो मैं बताती हूँ अब। जैसे वो डिपेंड करती है, वो कि रिलेट करती है गुड्स से। मैंने बताया फिजिकल गुड्स से रिलेट करती है। एक सेकंड, मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स होती हैं वो डील करती हैं गुड्स से। तो वो कैसे पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर से डील करती है, जैसे कि अगर आज के समय में पास्ट में देखे जाए, पास्ट का देखा जाए, जैसे प्रोडक्शन क्या है, बढ़ता है। मान के चलो किसी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है पास्ट में, और जो डिमांड थी उस गुड्स की वो है कम। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं, प्रोडक्शन कम था उस समय और डिमांड ज़्यादा थी। तो पहले क्या थी, रिसोर्सेज नहीं थे, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तो सिक्योरिटी की कमी कम है ना। और प्राइस क्या है, मतलब मेंटेन करके रखा हुआ, बढ़ता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं हम कि वो पास्ट से भी रिलेटेड करती है और फ्यूचर से भी रिलेटेड करती है और प्रेजेंट से भी रिलेटेड है ना। तो ये मतलब प्रोडक्शन के हमें क्या मतलब, ना ही तो प्रोडक्शन ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए। तो जो प्रेजेंट में स्थिति जो है, कंडीशन जो है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इक्वल होके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों से रिलेट करती है, समझिए। अगर जैसे प्रोडक्शन कम होगा डिमांड से, तो क्या होगी, कंडीशन सिक्योरिटी होगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिकली बात यही है, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर दूसरा केस देखेंगे, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, डिमांड उसकी बहुत कम है, तो वेस्ट ही जाएगा वो प्रोडक्ट। तो ये रिलेट करती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से, और पॉलिटिकल साइंस तो डील करती ही है। दूसरा, द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बोथ इज एनालाइज, मतलब एनालाइज करती हैं दोनों। क्या करती हैं, जो मेथड है उनका, जो तरीका है स्टडी करने का, वो क्या है, एनालाइज करके स्टडी करती है। ये तो मैंने इसके कंट्रीब्यूशन में भी बताया था, जो इनकी जो डिफरेंस थे, सॉरी, जो इनके डिफरेंस थे वो उनमें मैंने अच्छे से बताया था कि जो मेथड है स्टडी करने का, जो इकोनॉमिक्स तो वो स्टैटिक से डील करती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इवेंट्स, लेकिन एनालाइज करके करती हैं दोनों, है ना। दोनों में एनालाइज करती हैं उन चीज़ों को, फिर क्या करती हैं, सारी जो चीज़ें हैं उनसे डील करती हैं, उनका कंक्लूजन ड्रॉ करती हैं, उनका रिजल्ट निकालती हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से तो डील करती है, लेकिन ये रिलेटेड है मैन से। दोनों पोल हो या इकोनॉमिक्स, दोनों रिलेट करती है मैन से। ठीक है, और हिस्ट्री में हमने पढ़ा था वो केवल पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट फ्यूचर से नहीं है। डिफरेंस आ सकते हैं इन दोनों के बीच में, 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो गाइज़। आपको तो बस लाइक करना, आपका क्या जाता, कुछ नहीं, मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, और मैं इतने अच्छे नोट्स बना के दे रही हूँ आपको, मेरा वेस्टेज हो रहा है टाइम। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे
ये बंद करनी पड़ेंगी वीडियोस बनानी, और क्या कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज़ कर दिया करो लाइक, आपका कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।